दिन वो कैप्टन फयाज के ऑफिस में जा धमका, जो एक बड़ी मेज पर बैठा चंद फाइलों पर सर खपा रहा था। इमरान को देखते ही वो गैर इरादी तौर पर खड़ा हो गया। यार फयाज, आज सुबह ही सुबह तुम्हारी शक्ल देखने को जी चाहा था। देखो आज का दिन कैसा गुजरता है। मैं भी ये सोच रहा था, मगर आखिर तुम क्या करते फिर रहे हो? 30 लाख का घाटा हो गया है। इमरान बैठकर हाँफता हुआ बोला, मुझे बैगन की काश का तजर्बा नहीं था, 5,000 एकड़ की फसल तबाह हो गई। बकवास न करो, मैं बहुत परेशान हूँ। मालूम होता है तुम शकरकंद की काश्त कर बैठे हो। इमरान सारी लाकर बोला, शकरकंद का नफसियाती तजिया बहुत मुश्किल होता है। इससे पहले तुम्हें शलायर मागर और फोयर बाग को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए था। इस सिलसिले में कुछ यूंग और एडलर भी पढ़ने का मशवरा दे सकते हैं, मगर मैं इन्हें फजूल समझता हूँ। फयाज ने मेज से रोल उठाया और इसको ऊपर उठाता हुआ बोला, मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा कि तुम कितनी देर तक बेहोश रहोगे। अरे मैं तो खुदकुशी करने वाला हूँ। 50,000 एकड़ के बैगन! हाय हाय! फयाज ने रोल मेज पर डाल दिया। इमरान ने जेब से एक पैकेट निकाला। इसमें एक खंजर है और एक 5 रुपए का नोट। इसने पैकेट को मेज पर रखते हुए कहा, क्या मतलब? खंजर मेरे सीने में प्युस्त करके 5 का नोट अपनी जेब में रख लो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। बके जाओ। फयाज बुरा सा मुंह बनाकर सामने फैले हुए कागजात की तरफ मुतवज्जो होता हुआ बड़बड़ाया, मेरे पास वक्त नहीं है। तुम्हें किसी काम की दावत देना अपनी शामत बुलाने की ही मुतरादिफ है। खंजर के दस्ते पर पाए जाने वाले निशानात अगर नोट के निशानात से मिल गए तो काम खत्म हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब अभी नहीं बताऊंगा। तुम ये बताओ, लिमी से काली तस्वीर के मतलब गुफ्तगू की थी या नहीं? वो बाहर मौजूद है, थोड़ी देर बाद इसे यहाँ तलब करूंगा। किसी ने इसकी जमानत तो नहीं दी? हाँ, एक आदमी कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने 1 माह का रिमांड ले लिया है। तुम बादुकात सचमुच हमाकत कर बैठते हो। क्या मतलब? कुछ नहीं। हमक होना बड़ी शानदार बात है। तुम्हारी बातें समझने के लिए गधे का मग़ज़ होना चाहिए, और वो भी तुम्हें नसीब नहीं है। इमरान मुस्कुरा कर बोला, अच्छा मैं अब यहाँ अपनी मौजूदगी ज़रूरी नहीं समझता। लिमी से गुफ्तगू करने के बाद जो नतीजा भी आखज़ करो, इससे मुझे मतला कर देना। खंजर और नोट के मुतल्लिक़ मुझे शाम तक रिपोर्ट मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। अरे हाँ ठहरो, सर्कस में एक आदमी पर नज़र रखनी है। मेरा ख्याल है कि शायद इससे कुछ मदद मिले। किस आदमी का तज़किरा कर रहे हो? रफ़त है कोई, शायद वही जो शेरों से लड़ता है। मुझे इत्तला मिली है कि वो अरसे तक अफ्रीका के बाद हिस्सों में रहा है। फिर वो तरीका जो मैरिलीन की जान लेने के लिए सिलसिले में इख्तियार किया गया, इसी बरआज़म के बाद हिस्सों में राइज है। मगर ठहरो, ये खंजर और नोट कैसे हैं? खंजर असली है, चमकता है। नोट भी जैली नहीं है, लेकिन इसे खर्च मत कर देना। अच्छा टाटा। प्यास इसे रोकता ही रह गया। इमरान जा चुका था। आज का शो और भी शानदार रहा, क्योंकि पैक्सी ने इमरान के हाथों पर जोर देकर खुद भी कुछ कमालात दिखाए थे। इमरान के पांव गोलों पर ही रहे थे, और इसके अलावा इमरान का दूसरा मुजाहरा बहुत शानदार रहा था। इसने गोलों पर चलकर शमशेर जानी के कमालात दिखाए थे। इस पर चारों तरफ से तलवारें पड़ रही थीं, लेकिन वो हर एक के वार रोकता हुआ गोलों पर चल रहा था। डैनी विल्सन इस खुदवर्तगी में खुद ही माइक पर चीखने लगा था, ख्वातीनो हजरात, गौर से देखिए, इसके पैर जमीन पर नहीं है, वो गोलों पर चल रहा है। एड़ियां ये पंजे जमीन पर नहीं लगते, गौर से देखिए। इस सदी का सबसे बड़ा कारनामा जो आपको पिकाक सर्कस के अलावा और कहीं नजर नहीं आएगा, ख्वातीनो हजरात। फिर वो शो के अख्ताम पर वो ये सोचे बगैर इमरान से लिपट गया कि हकीकतन वो कोई पेशावर आर्टिस्ट नहीं है। वो ये भूल गया था कि वो महकमा सरागर सानी के ऑफिसर की वसात से गालबन मैरिलीन के कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में वक्ती तौर पर मुलाजम हुआ था। फिर जब इसे होश आया तो इमरान से इसने कहा, आप कमाल के आदमी है जनाब, आपने मेरा सर ऊंचा कर दिया। मैं इसे इतना ऊंचा कर सकता हूँ कि वो गर्दन से अलग हो जाए। काश आप हमेशा मेरे साथ रह सकते। अगर मुझे शादी ना करनी होती तो मैं यही पेशा अख्तियार कर लेता। मास्टर, डैनी हंसने लगा, आप इंतहाई पुरमजाक भी हैं। फिर इमरान इसके ऑफिस से निकला ही था कि टैक्सी आ टकराई। वो शायद बाहर इसी का इंतजार कर रही थी। बहुत शानदार। वो गर्मजोशी से इसका हाथ दबाते हुए बोली, मगर आखिर तुम इतने हमक क्यों हो? तुम्हारा कल का रवैया अभी तक मुझे उलझन में डाले हुए है। अगर वो चाकू मेरे लग गया होता तो मैं इस काले देव का सर तोड़ देता, इमरान ने गुस्से लहजे में कहा। उफो, आखिर कोई बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? मैं कहता हूँ ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आई कि मुझे इससे 5 रुपए के उधार लेने थे। इससे बेहतर मौका और कौन सा होता जब वो ऐसी हरकत कर चुका था। वो समझा होगा मैंने इससे इस खंजर के मतलब कुछ कहूंगा, लेकिन मैंने इससे 5 रुपए उधार मांग लिए। इसने भी सोचा होगा चलो सस्ते छूटे
जल्दी से 5 रुपए निकाल कर दिए। वैसे मांगता तो कभी ना देता, कह देता मैं खुद फाके कह रहा हूँ, तुम्हें कहाँ से दूं। और इस तरह तुमने दुनिया भर के अक्लमंदों की नाकें काट ली। टैक्सी ने जले कटे लहजे में कहा। तुमने किसी से इसका तज़किरा तो नहीं किया? नहीं। रफत की आंखें मुझे बहुत खूंखार लगती हैं, सब इससे डरते हैं, नफरत करते हैं। सिर्फ लिमी की इसकी बेहद इज्जत करता है, वो खुद भी लिमी का गुलाम है। दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मैदान के इस हिस्से की तरफ जा रहे थे जहां सर्कस के अदाकारों की छोलेदरियां नसीब थीं। और इसी रफत ने मुझ पर खंजर फेंका था। अमरान ने कहा। इसकी ये हरकत मेरी समझ में नहीं आ सकी क्योंकि वो अभी तक एक बेज़रर आदमी समझा जाता रहा है। ये और बात है कि लोग इससे नफरत करते और हैं। जहन्नम में जाए। अमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला। मैं अब रहूंगा ही नहीं। डैनी परले दर्जे का कंजूस और मक्खी चूस है। वो मुझे पसंद करता है लेकिन कम पैसों में काम निकालना चाहता है, जबकि इसके खिलाफ मुझे जर हार्डी की तरफ से 1,000 का ऑफर मिल चुका है। और तुम जर हार्डी की नौकरी करोगे? पैक्सी ने तफर अमेज लहजे में कहा। क्यों ना करूं? डैनी मुझे सिर्फ 400 दे रहा है। जराडी तुम्हें अपाहिज बना देगा। वो एक बेईमान आदमी है, वो कभी 1,000 ना देगा। वो तो यही करेगा तुम डैनी को भी मुंह दिखाने के काबिल ना रहो। अगर डैनी तुम्हें 400 रुपये देता है तो वो 300 देगा। फिर क्या तुम्हारा ये ज़मीर गवारा करेगा कि दोबारा डैनी के पास आओ? यहाँ कोई तीसरा सर्कस भी नहीं है, बस तुम जर हार्डी की उंगलियों पर नाचना पड़ेगा। वो इस हिस्से से गुजर रहे थे जहाँ दरिंदों के कटहरे थे। दफ्तन इन्होंने किसी के रोने गिड़गिड़ाने की आवाज़ें सुनी। आवाज़ धीमी ही थी मगर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी को बहुत बेदर्दी से पीटा जा रहा हो। अरे बस करो, खुदा के लिए मत मारो। अरे अरे मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अरे बस करो, मैं मर जाऊंगा, खुदा के लिए रहम करो। आवाज़ दरिंदों का कटहरों की तरफ से आ रही थी। अमरान और पैक्सी दोनों आवाज़ की तरफ झपटे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए थे कि अचानक कुछ आदमी इन पर टूट पड़े। यहाँ मलजगा सा अंधेरा था। वो एक दूसरे को देख जरूर सकते थे लेकिन शक्लों का पहचानना मुश्किल था। टैक्सी चीख मार कर पीछे हट गई लेकिन वो वहां से भाग ना सकी क्योंकि अमरान इन नामालूम अमला अफरों में गिर चुका था। वैसे इसे इतना होश ही नहीं था वो कुछ सोच सकती है। इतना ही करती कि दौड़ती हुई चौधरियों की तरफ चली जाती, वहां से मदद ले आती। इससे इतना भी तो ना हो सका, वहीं खड़े खड़े चीखना शुरू कर देती। बस वो दांतों पर दांत जुमाए खड़ी कांपती रही, मुतहद परछाइयों को एक दूसरे से टकराते देख रही थी। इधर उधर कटहरों में दरिंदों ने गर्राना शुरू कर दिया था। फिर पैक्सी ने 2-4 कराहें सुनी, 3 परछाइयों के नीचे गिरते देखा। बुराई हुई आवाज में आहिस्ता आहिस्ता गालियां बक रहे थे, लेकिन पैक्सी ने अभी तक इमरान की आवाज नहीं सुनी थी। अचानक इसने इन्हें भागते देखा। फिर वहां सिर्फ एक परछाई रह गई। शेर गर्राते रहे, एक उधर इस दौरान में दहाड़ा भी था। भागो! परछाइयों ने इस झपट कर पैक्सी का हाथ पकड़ते हुए कहा। ये अमरान की आवाज थी। फिर वो दोनों चौधरियों की तरफ दौड़ने लगे। पैक्सी के पैरों में स्पाट तले हुए जूते थे, इसलिए वो बआसानी दौड़ सकती थी। चौलदारियों के करीब पहुंचकर इनकी रफ्तार सुस्त हो गई। पैक्सी बुरी तरह हाँप रही थी। अमरान ने इससे छुलदारी की तरफ लेटता चला गया। टैक्सी को अच्छी तरह याद नहीं कि इसने किस तरह केरोसिन लैंप रोशन किया था। फिर सबसे पहले इसने नीचे से ऊपर तक अमरान का जायजा लिया। इसके बाल बिखरे हुए थे, पेशानी से खून की लकीर थोड़ी तक चली आई थी। ओह तुम जख्मी हो, वो हाँफती हुई बोली। बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम वाकई अम्मा को, तुमने शोर क्यों नहीं मचाया था? जब मुझे मालूम था तुम्हें मुझे पटवा रही है तो मैं शोर क्यों करता? लाओ निकालो, 10 रुपए उधार दे दो, परसों वापस कर दूंगा। चलो बैठ जाओ, पैक्सी ने झिला कर कहा। मैं तुम्हारे जख्म की ड्रेसिंग करूंगी, पता नहीं तुम किस कमाश के आदमी हो। अमरान खामोशी से बैठ गया। पैक्सी इसका जख्म साफ करने लगी, साथ ही वो बड़बड़ाती जा रही थी। इनमें एक आदमी बहुत लंबा था और जसीम भी मालूम होता था, मगर मुझे हैरत है तुम पर वो काबू ना पा सके। तुम इस राज को नहीं समझ सकती। मैं जिंदगी भर किसी को नहीं बता सकता, कभी नहीं। बताओ, मेरी भी तो समझ में नहीं आएगा। पता नहीं क्या बलाओ, 5 थे, तुम तनहा, इसके बावजूद इन्हें ही भागना पड़ा। मगर तुमने शोर क्यों नहीं मचाया था? तुम गूंगी क्यों हो गई थी? मैं तो हवास ही दुरुस्त नहीं थे। क्यों, क्या तुम पिट रही थी? अरे अचानक गैर मुतवक्का तौर पर ऐसी कोई बात पेश आ जाए फिर क्या हालत होगी। मगर सुनो, वो पहले किसे पीट रहे थे जिसकी कराएं सुनकर हम इधर गए थे? पहले भी वो मुझे ही पीट रहे थे। मैंने इनसे रहम की भीख मांग रहा था लेकिन इन्हें रहम नहीं आया। फिर दूसरा मैं इनकी तरफ छपटा। पहले मैं को छोड़कर मुझ पर चपट पड़े, लेकिन दूसरा मैं ताकतवर था क्योंकि मेरे साथ एक छापक की शहजादी थी। बाद तुम्हारी बकवास सुनकर कानों में उंगलियां ठोंस लेने को जीत चाहता है। मैंने कहा 10 रुपए उधार दे दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा तुम छापक लैंड की शहजादी हो, पुरसरार शहजादी।
छापोकलैंड के पुरस्कार लोग तुम्हारी हिफाजत करते हैं और तुम्हें किसी देसी आदमी के साथ देखना पसंद नहीं करते। पेक्सी ड्रेसिंग कर चुकी थी, अब एक छोटे से गिलास में ब्रांडी अंडिल रही थी। ये लो, इसने गिलास इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये क्या है? इमरान ने पूछा। ये ब्रांडी है, लार्सन की है। मैं सिर्फ लेसन की ब्रांडी पीता हूँ, इसलिए मुझे माजूर समझो। तुम्हारी ऐसी की तैसी, पेक्सी ने जिला कर कहा और गिलास खुद अपने होठों से लगा लिया। मुझे छींकें आने लगती हैं शराब पीने से, इसलिए कभी नहीं पीता। नहीं, मैं तुम्हें जहर दे रही थी, इसलिए तुमने इनकार कर दिया। अब वो जहर खुद मैंने पी लिया है। थोड़ी देर बाद मर जाऊंगी। मरने से पहले मुझे 10 रुपए उधार देना मत भूलना, वरना सुबह नाश्ते में मुझे पत्थर चुबाने पड़ेंगे। वो चंद लम्हे इमरान को गुस्सली नजरों से देखती रही, फिर बोली, मुझे बताओ, रफत तुम्हारा दुश्मन क्यों हो गया है? तुम उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? खुदा ने चाहा तो उसके कीड़े पड़ेंगे। इमरान किसी बटियारन की तरह दांत पीस कर कलकलाया और पेक्सी हंसने लगी। काश तुम ज़हनी एतबार से भी सेहतमंद होते, पेक्सी बोली, लेकिन फिर भी तुम, मतलब ये कि तुम अच्छे आदमी हो। मुझे 10 रुपए उधार दे दो। कितनी बार कहूँ कि सुबह का नाश्ता मैं दे दूंगी, मगर तुम रफत के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराओगे। कल इसने तुम पर खंजर फेंका और आज मैं ये क्यों ना समझूं कि तुम ही मुझे पटवाना चाहती हो। मुझे क्या पड़ी है, मैं ऐसा क्यों करने लगी? अच्छा, तो रफत ही ऐसा क्यों करने लगा? वो लिम्मी के लिए सब कुछ कर सकता है। तुमने लिम्मी की जगह ली है और इससे ज़्यादा मकबूल हो रहे हो सकता है ऐसी ये चीज़ ग्रां गुजर रही हो। लेकिन फिर मैरिलीन को किसने मारा? क्या ये ज़रूरी है जिसने मैरिलीन को मारा हो वो तुम पर भी हमले कर रहा हो? क्यों? क्या मैं मैरिलीन से कम हसीन हूँ? मैं तो भाई फूलों की तरह तगड़ा, अरे आप इसे क्या कहते हैं, हूँ नाजक नाजक। मैं भी तो फूलों की तरह नाजक और गुलाबी हूँ। तुम डफर हो। पहल पहल तुमने काफ़ी जहानत का सबूत दिया था और मुझे ये बात सुझाई थी शनाई की शक्ल की किसी ब्लू पाइप के जरिए कत्ल की गई है, मगर अब तुम बिल्कुल गधों की सी ये बातें कर रहे हो। चांद घट रहा है ना? इमरान मायूसाना अंदाज में सारी लाकर बोला। चांद के साथ ही मेरी भी अक्ल भी गड़ने लगी। मेरी हथेली में भी ल्यूनीन है। आहा, पामिस्ट्री में भी दखल है तुम्हें। रफत भी बड़ा अच्छा पामिस्ट है। इसने मैरिलीन को एक बार मेरी मौजूदगी में ही बताया था इसकी मौत हैरत अंगेज होगी। इस पर वो बेहद मगमूम हो गई होगी। नहीं, इसने दिल खोल कर रफत और इसकी पामिस्ट्री का मजाक उड़ाया था। क्या रफत ने खुद ही इसका हाथ देखने की कोशिश की थी? नहीं, शायद वो बर्था का हाथ देख रहा था। हाँ, बर्था ही थी। मैरिलीन ने खुद अपना हाथ पेश कर दिया था। इसने यही मालूम करना चाहा था वो कब और किन हालात में मरेगी। मेरा ख्याल है वो इसका मुजायका बनाना चाहती थी। चेहरे से तो गुस्सा जाहिर हो रहा था, मगर इसने जबान से कुछ नहीं कहा। फिर वहां ठहरा भी। वो अक्सर इस तरह रफत को गुस्सा दिलाती रही होगी। हाँ, मेरा ख्याल है ऐसा ही है। लेकिन शायद रफत इसलिए जुबान बंद कर लेता होगा कि वो लिमी की कज़न थी। नहीं, इसकी मौत में रफत का हाथ नहीं हो सकता। वैसे बहुत मुमकिन है वो तुम्हें ही मेरलिन की मौत की वजह समझता हो। हाय, मुझे क्यों? तब वो फिर मेरा भी दुश्मन होगा। पैक्सिस के सवाल पर ध्यान दिए बगैर बड़बड़ाई। अमरान ने महसूस किया इसका चेहरा उतर गया है। फिर दफ्तन चूक कर अमरान को इस तरह घूरने लगी जैसे सचमुच वही मेरलिन का कातिल हो। मैं कहती हूँ जितनी जल्दी मुमकिन हो यहाँ से चले जाओ। मुझे यकीन है रफत यही समझता है और उसे यकीन हो गया है कि मेरलिन को कत्ल करके लिमी को जेल भिजवाने में तुम्हारा हाथ है। आखिर मैं ऐसा क्यों करने लगा? ताकि लिमी की जगह ले लो और तुम मेरलिन की जगह ले सको, क्योंकि तुम इससे ज्यादा मकबूल हो रही हो। आह, क्या तुमने ही मुझे मेरलिन के कत्ल पर नहीं उकसाया? क्या बकते हो? मैं बेतुके मजाक पसंद नहीं करती। कल सुबह तक मैं इसका ऐलान कर दूंगा कि तुमने ही मेरलिन के कत्ल पर मुझे उकसाया था। चांद घट रहा है, दिमाग रोज बरोज खराब होता जा रहा है। इस रोज रोज की मुसीबत से तो यही बेहतर में जिंदगी का खात्मा हो जाए। अगर मैंने मेरलिन को नहीं कत्ल किया तब भी मैं इकरार कर लूंगा। यकीनी तौर पर मुझे फांसी हो जाएगी, तुम्हारा जो भी हशर हो। मैं कहती हूँ मुझे खौफजदा करने की कोशिश न करो। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें फांसी हो जाए। आखिर जिंदा रहकर क्या करोगी? एक दिन तो मरना ही है। बूढ़ी होकर मरी तो ख्वाह माँ कलक होगा। आप कोई पूछता भी नहीं। जवानी में मरोगी तो शायद खुशी भी होगी। दो चार रो रहे हैं तुम्हारे लिए। जाओ, निकलो यहाँ से, फौरन निकल जाओ। अच्छी बात है, सुबह बिस्तर से हथकड़ी का इंतजार करना। टैक्सी खामोश हो गई। वो बेबसी से इमरान को देख रही थी। बचत की सिर्फ एक ही सूरत है क्या? खैर अरादी तौर पर टैक्सी की जुबान से निकला। मुझे बताओ कि मेरलिन तुम्हें नापसंद क्यों करती थी? मैं कहती हूँ तुम्हारा दिमाग चल गया है। किस गधे के बच्चे ने क्या मुझे नापसंद करती थी?
मैंने सुना है, तुमने गलत सुना है, किसी से भी पूछ लो, सब जानते हैं हम दोनों गहरे दोस्त थे। इसके बावजूद भी तुम्हें इल्म नहीं कि लिमी इससे शादी करना चाहता था। ये भी कता बकवास है। यकीनन किसी ने गलत बातें बताई हैं। अगर ये हकीकत भी रही होगी तो तुम्हें इसका इल्म क्यों कर होता? यकीनन होता। हमारे ताल्लुकात इतने करीबी थे कि हम एक दूसरे से अपनी कोई बात नहीं छुपाते थे। हश्त, मैं यकीन नहीं कर सकता। तुम जहन्नम में जाओ। टैक्सी फिर जला गई। मैं गलत नहीं कह रहा। तुम्हें इसका भी इल्म नहीं होगा कि मैरिलीन को तस्वीर जमा करने का खब था। अब मैं कहूँगी तुम बिल्कुल ही डफर हो। यहाँ कौन नहीं जानता इसे तस्वीर जमा करने का शौक है। सर्कस का शायद ही कोई फर्द हो जिसकी तस्वीर इसके पास ना रही होगी। अब तुम ये भी कहोगी जब भी इसे कहीं से कोई तस्वीर मिलती थी वो तुम्हें ज़रूर दिखाती थी। यकीनन दिखाती थी, बल्कि शायद सबसे पहले मुझे ही दिखाती थी। अच्छा, अब ये बताओ कि लिमी ने से अपनी काली तस्वीर क्यों दी थी? तुम क्या जानो? पैक्सी की आंखें हैरत से फैल गई। मैं क्या नहीं जानता, क्योंकि मैं मैरिलीन का कातिल हूँ। तुमने मुझे इस कत्ल पर उकसाया था। तुम नहीं चाहती थी कि लिमी इससे शादी करे। मैरिलीन की जगह तुम खुद लेना चाहती थी। मैं कहती हूँ अब बकवास खत्म करो, वरना मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। खुद मैरिलीन के फरिश्तों को भी इसका इल्म नहीं था वो काली तस्वीर इसके मजमुए में कहाँ से आई थी। अगर इसने तुम्हें यही बताया था वो झूठी थी। मैं कहती हूँ अगर इसे झूठ ही बोलना था तो इसने इस तस्वीर का तज़किरा मुझसे क्यों किया? मुझे इसके मतलब कुछ बताना जरूरी तो नहीं था। तुमने इसकी तस्वीर को अच्छी तरह देखा था, क्यों नहीं? मुझे खुद भी इस पर हैरत थी कि आखिर वो मैरिलीन के मजमुए में कैसे पहुंची। वो तस्वीर लिमी की थी, यकीनन इसी की होगी, क्योंकि इसके अलावा यहाँ किसी को भी काली तस्वीरें खिंचवाने का खपत नहीं है। अच्छा, मैं समझ गया। अमरान सारी लाकर बोला, ये ख्वाहिश मैरिलीन की रही होगी, इसकी शादी लिमी से हो जाए। इसने कभी कोई ऐसी ख्वाहिश मुझ पर नहीं जाहिर की। अरे क्या तुम आशिकों के ठेकेदार हो? वो सब कुछ तुम्हें बताते फिरे। अब क्या मैंने तुम्हें बताया था मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसकी आंख गायब है? वह मैरिलीन मुझे ज़रूर बताती। फिर वो तस्वीर इस मजमू में कैसे पहुंची? तुम्हारा कहना है लिमी इस किस्म की तस्वीरें सिर्फ इन लड़कियों को भेजता है जो इसे आशिकिया खतूत लिखती थी, इससे तस्वीरें मांगती थी। मैं नहीं जानती। पैक्सी बुरा सा मुंह बनाकर बोली, बहुत उकता गई हूँ, लिहाजा अब ये तस्करा ख़त्म करो। यकीनन तुम्हें यह तस्करा ग्रां गुजर रहा होगा, मैं सब समझता हूँ। क्या समझती हो? तुम मैरिलीन की राजदार थी। वो लिमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन खुद भी इसका फैसला नहीं कर सकी थी कि लिमी से इसके ताल्लुकात किस किस्म के हैं। इसने तुम्हें बताया भी था वो ऐसी उलझन में है, तुमने अंदाज़ा नहीं कर पाई थी कि दोनों के ताल्लुकात शादी की हद तक पहुंच सकते हैं या नहीं। लिहाजा तुमने हकीकत जानने के लिए एक तदबीर सोची। वो तदबीर ऐसी थी जिसकी वजह से लिमी और मैरिलीन इस मसले पर साफ साफ गुफ्तगू कर सकते थे। तदबीर ये थी कि तुम लिमी की एक तस्वीर उड़ाकर मैरिलीन के मजमूए में शामिल कर दो। ये बिल्कुल बकवास है, पेक्सी दांत पीस कर बोली। ये हकीकत है, अमरान ने किसी जिद्दी बच्चे के से अंदाज में कहा। जब मैरिलीन को वो तस्वीर अपने मजमू में मिली तो इसने इसका तज़किरा लिमी से किया। लिमी ने लाइल्मी जाहिर की, फिर के इसने तो शायद यहाँ तक कह दिया वो तस्वीर इसकी थी ही नहीं। बात भी जहाँ तहाँ रह गई। न मैरिलीन की तशफी हो सकी, न तुम इन दोनों के ताल्लुकात का अंदाज़ा कर सकी। वैसे ये हकीकत है कि तुम खुद ही लिमी से शादी करना चाहती थी। आखिरकार इसी चक्कर में तुमने मैलिन का खात्मा करा दिया। खुदा के लिए जाओ यहाँ से। वो अपनी पेशानी पर हाथ मारकर बोली, बस साबित हो गया। क्या साबित हो गया? मैलिन की मौत का बायस तुम ही बनी थी। लिहाजा मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो ताकि मैं अपने फर्ज से सबकतोश हो जाऊं। किसी न किसी को तो फांसी होनी चाहिए। अच्छी बात है, चलो, मगर पुलिस स्टेशन जाने से पहले तुम्हें ये सारी बातें मास्टर डैनी के सामने दोहरानी पड़ेंगी। मैं इसे भी कातिल साबित कर सकता हूँ चुटकी बजाते, लेकिन डैनी को बोर करने से कोई फायदा नहीं। फिर मर्दों का गुस्सा बिल्कुल वाहियात होता है, क्योंकि गुस्से के आलम में वो बिल्कुल बूढ़े बकरे मालूम होने लगते हैं। लड़कियों के गुस्से की और बात है, वो गुलाब हुई तो ज्यादा से ज्यादा चुकंदर बन जाएंगी। अब जाओ। वो रुआसी होकर बोली, वरना मैं अपना सर फोड़ लूंगी। लिमी की तस्वीर तुम्हें इसने इसके मजमूए में रख दी थी, बल्कि तुमने इसकी पुष्ट पर कुछ लिखा भी था। तब तो बिल्कुल ठीक है, पेक्सी सारे लाकर बोली। क्या ठीक है? अमरान ने पूछा। बस कुछ नहीं, जाओ, तुम्हारी मालूमात बहुत वसीया है। यकीनन है तुम जुक मार रहे हो। पेक्सी हंस पड़ी। इस तस्वीर पर किसी किस्म की तहरीर नहीं थी। मेरा ख्याल है इसके सामान में पुलिस ने कब्जा कर लिया था। मजमुआ भी पुलिस के पास होगा, जाकर देख लो मैंने इस पर क्या लिखा था। खैर, अमरान ने एक तवील सांस ली। मगर आखिर तुम मेरी दुश्मन क्यों हो गई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, ये दुश्मनी तो थी। अभी अभी मैंने तुम्हारे जख्म की ड्रेसिंग की है, पेक्सी ने बड़ाई हुई आवाज में कहा।
मैं नहीं समझ सकती तुम हकीकतन क्या चाहते हो। मैं कुछ नहीं चाहता, इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला। मैं पहले ही तुम्हें बता चुका था कि मैं लिमी को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसका पुराना दोस्त हूँ। क्या तुम्हें यकीन है इसकी काली तस्वीर की पुष्ट पर कुछ भी तहरीर नहीं था जो मैरिलीन को अपने मजमूए में मिली थी? अगर इस पर कुछ तहरीर होता तो मैं इसे बुला ना सकती, क्योंकि वो तस्वीर मैरिलीन के बयान के मुताबिक मेरे लिए भी हैरत अंगेज होगी। इस तस्वीर की पुष्ट पर मुझे मिली हुई इत्तला के मुताबिक तहरीर था। इसे हमेशा याद रखना कि मेरी मोहब्बत इतनी शदीद नहीं होती कि मैं इसे अपनी आन पर तरजीह दे सकूं। ये तहरीर था इस पर। टैक्सी ने मतहैरान लहजे में कहा, मुझे यही मालूम हुआ है। क्या तुम कोई सरकारी सराग रसाओ? यकीन करो, इससे पहले मैं शदाब नगर में तरकारियों का बिजनेस करता था। फिर तुम्हें ये सारी इतलात कहाँ से मिल जाती हैं? मेरे खाला के दामाद का छोटा बहनोई थानेदार है, इसने ये सारी बातें मुझे बताई हैं। वो भी कोशिश कर रहा है लिमी मेरा दोस्त रहा हो जाए। तुम्हारे किसी बयान पर यकीन कर लेने को दिल नहीं चाहता, मत यकीन करो। मगर इस तहरीर के मतलब तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तो मैरिलीन का ही एक पसंदीदा जुमला है, अक्सर इसकी जुबान से सुना गया है। इसने ये किसी फिल्म में हीरोइन के मुंह से सुना था। वो अक्सर ये जुमला लिखती रहती थी। आदत होती है बाद लोगों की, यूं ही बैठे बैठे अगर तुम्हारे हाथ में कागज और पेंसिल आ जाए, तुम भी कुछ ना कुछ जरूर लिखोगे। बाद लोग अपने दस्तखत बनाने लगते हैं, बाद लोग तस्वीरें बनाने की कोशिश करते हैं, बाद लोग अपने पसंदीदा शार या कवाल लिख देते हैं। इस तरह मैरिलीन भी अमूमन यही जुमला लिख दिया करती थी। बाद कहा तो मैंने पूरे पूरे सफ़ात इसी एक जुमले से भरे हुए देखे हैं। इमरान ने एक तवील सांस ली और मुंह चलाने लगा। फिर कलाई की तरफ देखता हुआ बोला, अब तो मेरा दिल चाहता है हम दोनों किसी फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह काम करें। क्या मतलब? एडवेंचर। इमरान ने बचकाना अंदाज में पलकें चिपकाई। हम बाकायदा सराग रसानी करें, मगर इसके लिए हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। इस तरह के डैनी विलेसन को हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी। मैं नहीं समझी सर्कस का कुछ सामान चुरा कर भागेंगे ताकि अखबारात में भी सुर्खियां जमाई जा सके। हम दोनों शहर में काफी मशहूर हो चुके हैं। टैक्सी ने इस पर एहतजाज किया, मगर वो बरल इमरान था। आखिरकार न सिर्फ वो इस पर आमादा हो गई, बल्कि इसके चेहरे से दबे हुए जोश का भी इजहार होने लगा। लेकिन वो डर भी रही थी, क्योंकि इमरान ने डैनी के ऑफिस से कुछ अहम चीजें उड़ा देने की तजवीज़ पेश की थी। और फिर कल तुम अखबारात पढ़ोगी, कजल बोगा और पेक्सी को भगा कर ले गया। वो अपने साथ डैनी के कुछ अहम कागजात भी ले गया। इमरान ने कहा, पब्लिक इसे कजल बोगा ही के नाम से जानती थी, लेकिन आप पकड़े गए तो सिर्फ मुझे फांसी होगी, तुम्हें बचा लूंगा, मुतमईन रहो। इमरान ने कहा। दूसरी सुबह वो इस अंदाज से शहर के एक होटल में दाखिल हुए जैसे कहीं बाहर से आए हों। रेलवे स्टेशन से सीधे होटल का ही रुख किया। दोनों की शक्लें बदली हुई थी। इमरान ने मेकअप का सारा जोर पेक्सी के चेहरे पर सर्फ कर दिया और अपने चेहरे पर यूं ही मामूली से तब्दीली की थी। होटल के रजिस्टर में इन्होंने अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस साउथ लिखवाए। ये एक मतवस्त दर्जे का आरामदा होटल था और ज़्यादातर यहाँ शुरफाई नज़र आते थे। बाहर से आने वालों की तादाद ज़्यादा होती थी। इन्हें जो कमरा मिला अच्छा खासा था। वाकई एडवेंचर, 100% एडवेंचर। मेरे खुदा, पेक्सी हाथ मिलती हुई बोली, अभी तुमने क्या देखा? मगर वही पुलिस का खौफ। तुमने डैनी के कागजात उड़ाए, वो रिपोर्ट ज़रूर दर्ज कराएगा, इसकी परवाह ना करो। मुझे भी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी हो या बहुत ज़्यादा अक्लमंद। फिर तुमने अगर मुझे बेवकूफ़ कहा तो मैं बुरा मान जाऊंगा। शाम के अखबारात में पिकाक सर्कस के अदाकारों फजल बोगा और पेप्सी के फरार की खबर शाया हो गई। यह भी बताया गया कि ऑफिस के बाद के अहम कागजात भी चुराए गए। डैनी के बयान से जाहिर हो रहा था वो इस वाक़े के जिम्मेदार भी जर हार्डी को समझता है, जो कि छुपे अल्फाज में इसने अपना शबा ग्रुप सर्कस वालों पर जाहिर किया था। मगर मेरा ख्याल अब बदल गया है, पेप्सी ने ठंडी सांस लेकर कहा। मैरिलीन के कत्ल में जड़ हार्डी का हाथ नहीं मालूम होता। क्यों? अगर इसका हाथ होता, रफत बीच में क्यों आ कूदा? वो तो लिमी का पुरस्कार है और इसे भी तस्लीम नहीं किया जा सकता। लिमी ने इसे कत्ल किया या कराया होगा। परवाह न करो, ये सब हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे अखराजात कहाँ से पूरे होंगे। मैं तो बिल्कुल फक्कड़ हूँ। रात तुमसे 10 रुपये उधार मांग रहा था। कैश तो मेरे पास भी ज़्यादा नहीं है। टैक्सी ने कहा, तुम्हारे रुपया तो मैं सर्फ भी नहीं कराना चाहता। वैसे अगर वक्ती तौर पर तुमने होटल के बिल वगैरह अदा कर दिए तो ये मुझ पर उधार रहेगा। देखो, मेरे जहन में एक तदबीर है। क्या हम जर हार्डी के सर्कस से मुलाजमत हासिल करने की कोशिश करें? इमरान ने कहा, मैं इसे अपने दूसरे कमालात दिखाऊंगा। नहीं, ये नामुमकिन है। डैनी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो तो वैसे भी हो गया है क्योंकि हम वहाँ से चले आए हैं। हाँ, मगर एक मुसीबत, हम पहचान लिए जाएंगे। मेरी छींकें
अरे बाप रे। इमरान गड़बड़ा कर सर खिंचाने लगा। वैसे अगर मैं थोड़ी थोड़ी ब्रांडी बराबर इस्तेमाल करती रहूं तो दौरा नहीं पड़ता, मगर मैं इससे भी डरती हूँ। शो के दौरान नशा हो जाएगा। हो जाए परवाह नहीं, अगर ऐसा हो तो मैं संभाल लूंगा। तब फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे अपनी छींकों से बड़ी नफरत है, लेकिन वही मुझे अच्छी लगती हैं। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, जब तुम छींकने लगती हो तो ऐसा मालूम होता है जैसे बहुत दूर किसी मंदिर में चांदनी की घंटियां बज रही हों, रात की देवी गुनगुना रही हो, सितारों की महफिल में ज़ाहिरा के घुंघरू छनाके बिखर रहे हों। छींको, खुदा के लिए छींकती चली जाओ। तुम्हारी छींके में रूह गुनगुना उठती हैं, रक्स करने लगती हैं। मेरा दिल चाहता है तुम्हें उठा गोद में उठा के खोखरा पहाड़ की तरफ निकल जाऊं। टैक्सी ने दोतर उठाया। अमरान की बकवास में ब्रेक लग गए। कुछ देर खामोश रही, फिर पैक्सी ने कहा, मगर तुम्हें शुबा किस पर है, जिस पर तुम शुबा कर रही हो? मुझे यकीन है कि यह हरकत रफ़त के अलावा और किसी की नहीं हो सकती। जब तुमने ब्लू पाइप के मतलब गुफ्तगू की थी, इस वक्त मैंने सोचा था, क्योंकि दुनिया के जिन हिस्सों में जान लेने का यह तरीका अब भी राइज है, वहाँ रफ़त रह चुका है। इसका दावा भी है कि बात ऐसे जहरों से वाकिफ़ है जिनका नाम भी हम लोगों ने ना सुना होगा। फिर इसने तुम पर खंजर फेंका था। रात को अंधेरा था, लेकिन हमलावरों में इसके डेल डूल को पहचान लेना मुश्किल काम न था। हाँ, इनमें एक लंबा और मोटा आदमी भी था। तुम्हारी तदबीर भी मेरी समझ में आ गई है। पैक्सी मुस्कुराई। क्या रफत से दूर रहकर इसकी गर्दन फंसाओगे? गालबन इसे शुबा हो गया है तुम मेरलीन के कातल को बेनकाब कर देने की फिक्र में हो, इसलिए वो तुम पर हमले भी कर रहा है। इमरान कुछ ना बोला। वो चिंगम का पैकेट फाड़ रहा था। ओ कजल बोगा। मगर कजल बोगा क्यों? तुमने मुझे अपना असल नाम क्यों नहीं बताया? आखिर तुमने मुझे अपना असल नाम क्यों नहीं बताया था? क्योंकि तुम बहुत खूबसूरती से छींकती हो और छींकती ही चली जाती हो। मेरा मजाक मत उड़ाओ वरना थप्पड़ मारूंगी। छींको, खुदा के लिए इस वक्त भी छींको, अगर छींक सको। तुम्हारी छींकें मुझे हौसला बख्शती हैं, मेरे दिल में दिलेरी पैदा करती हैं, मुझे पैगाम देती हैं मैं एक निडर सिपाही की तरह मुल्क कौम के काम आऊँ। छींको, अगर छींक सकती हो। छींकती रहो, इस वक्त तक छींकती जाओ, जब तक मैं दुनिया का नक्शा ना बदल दूं, दुनिया की पिछली तारीख ना बदल दूं, ताकि हिस्ट्री के तलबा को हंस नौसर पीटना पड़े। जोग्राफिया के तलबा जोग्राफिया छोड़कर डोमेस्टिक साइंस ले लें। पैक्सी ने अपने कानों में उंगलियां ठूंस लीं और इसके होंठ सकड़े हुए थे। सर हार्डी के सर्कस में इन्हें फौरन ही मुलाजमत मिल गई। पैक्सी को इस पर बड़ी हैरत थी। गुफ्तगू अमरान ने ही की थी। पैक्सी को ऑफिस के बाहर ही छोड़ गया था। वो इस वक्त दफ्तर में बुलवाई गई जब सारी बातें हो गई थी। अमरान ने इसका जर हार्डी से तारफ़ कराया था। मिसेस साउथ प्लीज। बहुत खुशी हुई। जर हार्डी ने इसे देखते हुए कहा, मुझे बेहद खुशी होगी अगर तुम लोग अपने लिए कोई नुमाया मुकाम पैदा कर सको। वैसे तुम दोनों ही बहुत मौजू और मुनासिब मालूम होते हो। तमाशाई इन्हें फ़न के तमाशाई सिर्फ जिस्म देखते हैं, इन्हें फ़न के मुजाहरों से कोई दिलचस्पी नहीं होती। फिर वो जो कज़ल बोगा यकीनन कमाल का आदमी था। मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं मिलता जो कुछ भी हो, डैनी कुत्ते का पिल्ला है। आखिर इस मामले में से भी चोट हुई। वो जानता ही नहीं था आर्टिस्टों को कैसे रखा जाता है। अरे ये तो बादशाही होते हैं, इनकी नाज बर्दारी करनी पड़ती है, नखरे सहने पड़ते हैं, तब ये लोग काबू में आते रहते हैं। फिर ये भी देखना चाहिए कि तुम्हारे लिए कौन कितना करता है। डैनी अपने किसी आर्टिस्ट को कोई 500 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं देता था। मेरे आर्टिस्ट 1-1 हज़ार ले रहे हैं, लेकिन ये सुअर का बच्चा यही समझता है, दूसरों से भी यही कहता फिरता है। इसकी दुश्वारियों का बायस मैं ही हूँ। तुम लोगों ने कजल बोगा और पैक्सी के फरार की खबर पड़ी होगी। डैनी ने डुके छुपे अल्फाज में मुझे ही इसका जिम्मेदार करार दिया है। खैर, कभी ना कभी मैं देख लूंगा। मैरीलीन का कत्ल भी वो मेरे ही सर थोपना चाहता है। खुदा इसे गार्द करे। क्या तुम लोग भी पहले वहीं गए थे? हरगिज नहीं। इमरान गर्दन झटक कर बोला, हम सीधे यहीं आए। हमें शदाब नगर में ही मालूम हो गया था आप बहुत अच्छे मालक साबित होंगे। आपके यहाँ आर्टिस्टों को अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं। डैनी के मतलब यही सुना था कि वो मक्खी चूस है। मक्खी चूस? जर हार्डी हंसा। बहुत मुनासिब अल्फाज है, बहुत अच्छे। इसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म हो गया था। बाद में जर हार्डी ने इनके लिए छुलदारी नसीब कराने की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन अमरान ने फ़िलहाल होटल में ही क़याम करने का इरादा ज़ाहिर किया था। जराडी ने 2-4 दिन आराम करने का मशवरा दिया था, लेकिन अमरान ने आज ही के दिन शो में हिस्सा लेने की ख्वाहिश जाहिर की और इसी पर उड़ा रहा। इन्हें जरहाडी की तरफ से इत्मीनान दिलाया गया कि इनके लिए हर मुमकिन सहूलत बहम पहुंचाई जाएंगी। पहले ही शो में इनके मुजाहरे काफ़ी कामयाब रहे।
मुजाहरों के दौरान पेप्सी थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्रांडी की चस्कियां लेती रही, इसलिए इस पर छींकों का दौरा पड़ने के इम्कानात नहीं रह गए थे। यही हुआ था, वो शो के दौरान में और उसके बाद भी छींकों से महफूज रही थी। शो ख़त्म होने के बाद जब दूसरे आर्टिस्ट मुबारकबाद दे रहे थे, जर हार्डी भी नजर आया। इसने इन्हें अलग बुलाकर कहा, मैं फ़िलहाल तुम दोनों को 1500 माहूर दे सकता हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद यकीनी तौर पर इसमें इजाफा होगा। फिलहाल ये 300 रुपये अमदादी रकम की हैसियत से कबूल करें, क्योंकि तुम्हारा क्याम होटल में है। यहाँ 8 रुपये के टैक्सी के रखो, तुमको रोज़ाना मिलेगा, मगर तुम भी यहाँ आ जाते तो ज़्यादा बेहतर था। हम आ जाएंगे, टैक्सी ने कहा। फिलहाल हमारे पास मुनासिब सामान नहीं है। आपसे क्या पर्दा, आप तो अब मालिक हैं। हम लोग शदाब नगर में बड़ी हसरत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। परवाह मत करो, जर हार्डी हाथ लाकर बोला, तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर हालात पैदा किए जाएंगे। वो दोनों इसका शुक्रिया अदा करके पंडाल से बाहर आए। सामने एक टैक्सी मौजूद थी, वो दोनों इसकी तरफ बढ़े ताकि कोई और इस न ले जाए। होटल करागाल, इमरान ने टैक्सी में बैठे हुए ड्राइवर से कहा। टैक्सी चल पड़ी। टैक्सी ने ब्रांडी की चस्की लेकर कहा, अब क्या प्रोग्राम है? ये मरला तो तय हो गया। फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, इमरान ने जवाब दिया। टैक्सी ने फिर चस्की ली। ओके, छोटी छोटी शीशों में ब्रांडी लाई थी। अब बस करो, इमरान इसके हाथ से शीशी लेता हुआ बोला। मैंने कई घंटे से छींके नहीं सुनी, मेरा दम उखड़ रहा है। अच्छा, तुम उड़ाओ मेरा मजाक, ऐसा बदला लूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। वैसे ही अरे, इमरान यकबैक सीधा होकर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, इमरान ने कहा, नाक से खोल कर कुछ इस तरह सांस लेने लगा जैसे किसी किस्म की बू सूंघने की कोशिश कर रहा हो। यकबैक वह बू तेज हो गई, मीठी मीठी सी बू। खामोश बैठे रहो, ड्राइवर घर्राया। अगर अपनी जगह से हिले तो तुम्हें हर हाल में किसी हादसे से दो चार होना पड़ेगा। पीछे भी एक गाड़ी है जिस पर काफी आदमी मौजूद है। क्या बात है? टैक्सी ने भराई हुई आवाज में पूछा। इसका सर चकराने लगा था। इमरान ने ड्राइवर की गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाए, लेकिन बस वो फैले ही रह गए, क्योंकि अब तक बहुत तेज हो गई थी। ड्राइवर के सर पर इसे गैस मास्क नजर आ रहा था। कबाड़ा हो गया, उबराई आवाज में बड़बड़ाया और पुश गाज से लटक गया। कार के शीशे चढ़े हुए थे, किसी तरफ से भी हवा का गुजर नहीं था। कार की विंडशील्ड भी प्लेन थी। दोनों ही जरा सी देर में बेहिस हरकत हो गए। ड्राइवर अब अगली खिड़कियों के शीशे गिरा रहा था। इमरान को टैक्सी से पहले होश आया। वो उछल कर बैठ गया, हालांकि अभी इसका सर चकरा रहा था। आंखों के सामने हल्की सी धुंध छाई हुई थी। वो उठ बैठा था, लेकिन थोड़ी देर तक घुटनों में सर दिए बैठना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता सर चकराना बंद हुआ। वो एक वसी कमरे में था जहाँ मामूली सा फर्नीचर नजर आ रहा था। टैक्सी इसके करीब ही फर्श पर पड़ी हुई थी, लेकिन अब इसके प्योटे भी हरकत करने लगे और होंठ कांप रहे थे। दफ्तर इसने क्रोट बदली, दोनों हाथों से आंखें मलने लगी और साथ ही बड़बड़ाहट भी जारी थी। खुदा गर्द करे, कजल बोगा भी बिल्कुल कजल बोगा ही है। यकीनन है, फिर तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? इमरान गुस्ली आवाज में बोला। मैं तुमसे ज्यादा अच्छा छींक सकता हूँ, बहुत ज्यादा तेजी से, और तुम्हारी हकीकत ही क्या है? टैक्सी ने आंखें खोल दी, बड़बड़ाकर उठ बैठी। वो हैरत से चारों तरफ देख रही थी। फिर इसकी नज़र इमरान के चेहरे पर जम गई। वो इस अंदाज में होंठ सिकोड़े और अकड़ूं बैठा हुआ था, जैसे मदारियों की तरह सीटी बजाकर जेबों से शुतुरमुर्ग के अंडे निकालेगा। हम कहाँ हैं? टैक्सी ने बुराई आवाज में पूछा। टैक्सी में, इमरान उल्लुओं की तरह दीदे ने चाह कर बोला। और टैक्सी हमें डोंगा बोंगा या अलांडियो सांड में ले जाएगी। वो थोड़ी देर खामोश रही, कुछ सोचती रही, फिर फलकें चिपकाती हुई बोली, हम शायद किसी के जाल में फंस गए। क्यों? पता नहीं, इमरान ने लापरवाही से कहा। मैं तो तुम्हारी शीशियों के मतलब सोच रहा था, जो गालबन टैक्सी में ही रह गई होंगी। जन्नम में झोंको शीशियों को। आखिर हम हैं कहाँ? अपने होटल में तो हरगिज नहीं है, इसके अलावा कहीं भी हो सकते हैं। अब क्या होगा? तुम चीखो, मैं छींकों के सांस पर रक्स करूंगा। मैं समझ गई, दफ्तर टैक्सी खौफजदा लहजे में बोली। तुमने मुझे धोखा दिया, वो हरकत तुम्हारी है। मैं पुलिस से फरियाद भी नहीं कर सकती। अब जो कुछ तुम्हारा दिल चाहेगा करोगे। मेरा तो दिल तो ये चाहता है कि सर के बल खड़ा होकर पहले तुम्हें 100 तक गिनती सुनाऊं, फिर उल्टी। उसके बाद अगर तुम्हारा दिल चाहे तो 2.5 का पहाड़ा भी सुन लेना। दफ्तर कई कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और एक दरवाज़ा खुला। फिर 3 आदमी कमरे में दाखिल हुए। दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया गया। इन तीनों ने अपने चेहरे निकाबों में छुपा रखे थे। इनमें काफ़ी कदवर और लहीम शहीम था। टैक्सी इसी को घूर रही थी। रफत, इसने आहिस्ता से कहा। ठीक इसी वक्त इस पर छींकों का दौरा पड़ गया। अरे बाप रे! इमरान यक बैक बौखला गया।
पैक्सी के चारों तरफ इस तरह नाच रहा था जैसे पैक्सी कोई मशीन हो और इसमें कोई ऐसा पुर्जा तलाश कर रहा हो जैसे हाथ लगाते ही छींकें रुक जाएंगी। आखिर इसने इसका मुंह दबाने की कोशिश की, लेकिन पैक्सी का इसका हाथ झटक कर बोली, हटो ही इधर, छी, खुदा खर्च करे। इमरान सर पीट कर बोला, अब हो जाएगी दोनों को फांसी। यकायक तीनों नकाबपोश हंस पड़े। इनमें से एक ने कहा, तुम दोनों चोर पहचान लिए गए हो। तुम खुद चोर छी। पैक्सी छींकती और बड़बड़ाती रही। इसकी आंखों से जलाहट झांक रही थी। अगर मेकअप में ना होती तो चेहरे की बदलती हुई रंगत भी साफ नजर आ जाती। अच्छा छींको, इमरान मुर्दा सी आवाज में बोला। अब मैं मरने के बाद एक जासूसी नावल लिखूंगा जिसका नाम होगा छींकों का शिकार। ए इधर देखो, दफ्तर ने एक नकाब पोश कर रहा है। तुम किस चक्कर में थे? तुम यानी कजल, बोगा और पैक्सी। हम इसलिए भागे थे अब एक मुर्गी खाना कायम करके बकाया जिंदगी याद खुदा में गुजार दें। अमरान ने जवाब दिया, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकोगी। हम तुम्हें यहाँ बंद करके पुलिस को इतला देंगे कि कजल, बोगा और पैक्सी फलां इमारत में मौजूद है। लेकिन पुलिस फलां इमारत को कहाँ तलाश करती फिरेगी? तुम्हें इमारत का नाम और मकाम भी बताना पड़ेगा। बता देंगे, नकाबपोश ने लापरवाही से कहा। क्या बता दोगे? इमरान ने पूछा। जियो, तुम बहुत चालाक मालूम होते हो। हम तुम्हें नाम बता दें ताकि तुम इस इमारत के महल वकूअ से वाकिफ हो जाओ। ना बताओ, मैं तो मालूम ही कर लूंगा। कोशिश करो। जवाब मिला। पैक्सी की छींकें रुक गई थी। वह बुरा सा मुंह बनाए नाक से शू शू कर रही थी। इसने इमरान के करीब खिसक कर कहा, ये रफत बिल्कुल खामोश है, अभी तक एक बार भी नहीं बोला। जानता है अगर बोला गया तो पहचान लिया जाएगा। अब मैं समझ गई, ये लोग जरूर हमें गिरफ्तार करा देंगे। इस तरह रफत मुतमईन हो जाएगा। जो लोग मेरिलीन के कातल की तलाश में थे वो खुद किसी जुर्म में मखूज हो गए हैं। इमरान कुछ ना बोला। वो मकाना अंदाज में इन तीनों की तरफ देख रहा था। अब तुम लोग जर आरडी की तरह साथ कोई लंबा फ्रॉड करना चाहते हो, नकाबपोश ने कहा। इमरान ने जवाब में कुछ नहीं कहा। शायद वो कुछ सोच रहा था। टैक्सी का ख्याल भी गलत नहीं था। कदव और नकाबपोश ने अभी तक जुबान नहीं खोली थी। बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इसे सचमुच पहचान ले जाने का खदशा हो। इसके बरखिलाफ दूसरे नकाबपोश कई बार गुफ्तगू कर चुके थे, लेकिन इमरान ने दोनों की आवाज़ों में अजनबियत सी महसूस की थी। तुम लोग क्या चाहते हो? इमरान ने मुर्दा सी आवाज़ में पूछा। तुम्हें जेल में देखना हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। तुम्हें इससे क्या फ़ायदा होगा? हर शहरी का फ़र्ज़ है कानून का हाथ मजबूत करे। मैं कानून हूँ। इमरान अपने हाथ सीने पर हाथ मार कर बोला, आओ मेरे हाथ मजबूत करो। हाथ क्या, हम तुम्हारे पाँव भी तोड़ कर रख देंगे। इमरान ने कुछ देर बातों में उलझाए रहा, फिर यकबैक इसने इस पर छलांग लगा दी। फिर ज़मीन पर पैर लगते ही इसका गूंसा एक नकाबपोश के जबड़े पर पड़ा। वो करा कर दूसरी तरफ लुट गया। वैसे ये और बात थी, इसने दोबारा उठने में देर न लगाई हुई। अच्छी खासी जंग शुरू हो गई, लेकिन पैक्सी हैरत से देख रही थी। इमरान तीनों पर भारी पड़ रहा था। इनमें एक भी ऐसा ना था जिसने अपने जबड़े न सलाए हों। पेप्सी ने थोड़ी देर बाद महसूस किया और तीनों दम दुम दबा कर भागने की कोशिशें। इमरान ने बढ़ बढ़ कर इनके पर हाथ साफ कर रहा था। दफ्तर दराज कर नकाबपोश ने कुर्सी के पाए से उलझ कर निकलने की कोशिश की, लेकिन फिर फर्श पर ढेर हो गया। इमरान इसकी तरफ बढ़ छपटा। पेप्सी चीही, अरे वो दोनों निकल गए। लेकिन इमरान मुड़कर देखे बगैर दराज कद नकाबपोश पर टूट पड़ा। वैसे ये और बात थी, इस बार वो खुद ही धोखा खा गया हो। नकाबपोश बड़ी फुर्ती से अचानक एक तरफ खिसक गया था। जाहिर है इमरान किसी छिपकली की तरह पिट से जमीन पर गिरा होगा, मगर दराज का नकाबपोश इमरान से ज्यादा फर्तीला नहीं था कि भाग कर कमरे से निकल जाता। इमरान ने इसे दरवाजे करीब जा लिया और इसकी कमर पर पकड़ के जोर से झटका दिया। वह लड़खड़ाता हुआ फिर कमर के बल गिरा और कमरे के वस्त में जा गिरा। इन दोनों को जहन्नम में जाने दो बेटे, तुम आज नहीं जा सकोगी। इस रात भी मकसद इत्तेफाक ही था, तुम निकल जाने में कामयाब हो गए। इमरान ने हंस कर कहा, मगर इसकी हंसी पैक्सी को बड़ी भयानक मालूम हुई थी। दूसरे लम्हे में चीही, इमरान संभल कर, ये बहुत ताकतवर है, खुदा के लिए पागल ना बनो। दराज कद नकाबपोश किसी ऐसे मेंढक की तरह जो उछलने के लिए तैयार हो फर्श पर दुजनू बैठा हुआ इमरान को घूर रहा था। यह कौन है? इमरान ने पैक्सी से कहा। रफत। हाँ, इमरान ने कहका लगाया, तुम गलती पर हो, ये जर हार्डी है, हमारा नया मालिक। दफ्तर नकाबपोश ने इसी तरह बैठे ही बैठे इमरान पर छलांग लगा दी। टैक्सी की आंखों में बिजली सी चमक की। ये चमक नकाबपोश के हाथ में दबे हुए खंजर की थी। टैक्सी के खलक से एक घटी घटी सी चीख निकली, लेकिन इसने फिर नकाबपोश को फर्श पर गिरते देखा। इमरान तो अब भी दूर खड़ा हंस रहा था। नकाबपोश फिर उठा, लेकिन वह अब खामोश नहीं था। इसके मुंह से गालियां उबल रही थी। टैक्सी खड़ी बुरी तरह कांप रही थी, क्योंकि इसने इसकी आवाज़ पहचान ली थी।
और रफत नहीं बल्कि सचमुच जरहाडी ही था। इस बार हमला शदीद था मगर खंजर दीवार पर पड़ा। अमरान जो एक जानब खिसक गया था बड़ी तेजी से पीछे हटा। जरहाडी के मुड़ने से पहले ही इसकी कमर पर एक लात रसीद कर दी। जरहाडी किसी भूखे शेर की तरह दहाड़ कर इसकी तरफ लपका मगर इमरान शायद इसे सिर्फ थकाना चाहता था। वो फिर झुकाई देकर निकल गया। निकलते निकलते इसकी टांगों पर टांग मार दी। जरहाडी किसी तनावर दरख्त की तरह एक बार फिर फर्श पर ढेर हो गया। अरे अब क्यों खामोश खड़ी हो? इमरान ने पेक्सी को मुखातब किया। तुम्हें भी छींकना शुरू कर दो, शायद तुम्हारी छींकें ही इसे ख़त्म कर दें। सुअर के बच्चे खामोश रहो। जरहाडी उठकर दौड़ा। इसने इमरान पर छलांग लगाई लेकिन इस बार इमरान का घूंसा इसके जबड़े पर पड़ा। वो लड़खड़ाता हुआ इधर चला गया जहाँ पेक्सी खड़ी हुई थी। पेक्सी चीख कर इमरान की तरफ भागी। इमरान ने महसूस कर लिया था जरहाडी अब थक गया है, इसलिए इसे संभलने का मौका देना मुनासिब न समझा। इसने आगे बढ़कर इसकी पीठ पर लात जड़ी। वो दीवार से जा टकराया। वो इसकी चीख बड़ी करीहा थी। वो लहरा कर फर्श पर गिरा और इस तरह हाथ पैर पटकने लगा जैसे दम निकल रहा हो। पेक्सी इमरान के बाजू से लिपटी खड़ी बुरी तरह हाँप रही थी। जरहाडी हाथ पैर फेंकता रहा। ये सब क्या है? पेक्सी कपकपाती हुई आवाज में बोली। यह गधा अपने दिए हुए रुपए इस तरह वसूल करना चाहता है। तुम झूठे हो। पेक्सी हंसाई और चीही। मुझे बताओ, मुझे बताओ। सिर्फ एडवेंचर। इस वक्त मैं किसी फिल्म के हीरो मालूम हो रहा हूँ और तुम हीरोइन और ये विलन। लेकिन इस मंजर के बाद हमारी शादी नहीं हो सकेगी। पेक्सी से धकेल कर अलग हट गई। जरहाडी अब सख्त हो गया था। बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इसे जानकीनी से निजात मिल गई हो। वो क़यामत तक ना उठ सकेगा। इमरान इसे देखने के लिए आगे बढ़ा, फिर झुककर इसके चेहरे से निकाब अलग करने लगा। एक बार फिर पेक्सी के खलक से चीख निकल गई क्योंकि जरहाडी के दोनों हाथ उठकर इमरान की गर्दन से लपेट गए थे। दोनों में फिर जद्दोजहद होने लगी। इमरान ने अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन जरहाडी ने शायद अपनी सारी ताकत सर्फ कर दी थी। वो दोनों घित रहे थे। इमरान की गर्दन बुरी तरह फंस गई थी। वो काफ़ी कुव्वत सर्फ करने के बावजूद ही गर्दन छुड़ाने में नाकाम रहा। पेक्सी भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो ये देख रही थी इमरान गफलत में चोट खा गया है। वो शायद अब जरहाडी के नीचे से के पंजे से गलो खलासी ना हो। वैसे जरहाडी इमरान के मुकाबले में देव ही था। अब इस वक्त पेक्सी को ख्याल आया कि रफत और जरहाडी डेल डूल में एक जैसे ही थे। दफ्तन इसकी नज़र इस खंजर पर पड़ी जो जरहाडी के करीब फर्श पर पड़ा हुआ था। इसने झपट कर इसे उठा लिया। पूरी कुव्वत से जरहाडी के बाजू पर ज़रब लगाई। एक करीहा चीख के साथ जरहाडी की गिरफ्त ढीली पड़ गई। इमरान उछलकर पीछे हट गया लेकिन इसने फिर इस पर जस्त लगाई। दूसरे लम्हे और जरहाडी के सीने पर सवार था। फिर इस वक्त तक इसके चेहरे पर मुक्के बरसाता रहा जब तक वो सचमुच साकत ना हो गया हो। अब तुमने रोल अदा किया किसी हीरोइन का। इमरान ने पेक्सी के शाने पर हाथ रख कर कहा। वह अब किसी थके हुए गधे की तरह हाँप रहा था। यहाँ से निकलो जल्दी, पेक्सी बुराई आवाज़ में बोली। मेरा दम घुट रहा है। तुम ज़रा देर इस कमरे में ठहरो, मैं देखूँ शायद इस इमारत में फ़ोन भी हो। डरो नहीं, अब यह हकीकतन बेहोश हो गया है। मैं एक आदमी को इत्तला दे देना चाहता हूँ, मेरिलिन का कातिल मिल गया है। दूसरी सुबह वो आदमी भी डैनी के पेकाक सर्कस से गिरफ्तार कर लिया गया था जिसने जरहाडी के इमा पर मेहरलिन को कत्ल किया था। यह सर्कस के मस्करों में से ही था। 100% जरहाडी का आदमी था। इसने इस तरीके से मेहरलिन को कत्ल किया था जिसके मुतल्लिक इमरान और पेक्सी में पहले ही गुफ्तगू हो चुकी थी। ब्लू पाइप जिसके ज़रिए जहरीली सुई मेहरलिन की तरफ फेंकी गई थी शनाइयों की शक्ल में था। यह गिरफ्तारी जरहाडी के करार जुर्म के बाद अमल में आई थी। कैप्टन फ़याद ने जरहाडी पर तशद्दुद की इंतहा कर दी थी, तब कहीं जाकर इससे कुछ उगलवाने में कामयाब हुआ था। इस कत्ल का मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं था। डैनी का सर्कस वीरान हो जाए। मकसद मेरिलिन की वजह से इसकी गैलरी यहाँ तमाशाइयों से भरी रहती थी। सर्कस के मस्करे पुलिस को हवाले कर देने के बाद इमरान और फ़याज डैनी के ऑफिस में आ बैठे। वहाँ पेक्सी भी मौजूद थी लेकिन इसकी आंखों से गहरा गम मतरेज था। देखा आपने? डैनी मुस्कुराकर बोला। मेरी दोनों बातें सही निकली, यानी लीमी बेकसूर था और ये हरकत का जरहाडी की थी। काली तस्वीर ने गलत फहमी फैलाई थी। इमरान बोला। अगर वो इस तरह मेरे हाथ से न छीनी जाती। मगर सुपर फ़याज, लीमी ने इसके मतलब क्या बताया था? भाई इसने जो कुछ बताया था वो सच ही बताया था लेकिन मुझे यकीन नहीं आया, इसलिए मैंने इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं बताया। तस्वीर की पुष्ट पर वाली तहरीर मेहरलिन की थी। वैसे तो पुलमी पूरा फ़लसफ़ी था, पता नहीं वो इस सर्कस में क्यों झुक मार रहा है। फ़लसफ़ी और सर्कस बड़ी मजाक खेज़ बात है। वो अपनी आशिक लड़कियों को काली तस्वीरें बेचता था, इन्हें लिखता था। वही इसका असल रूप है। सिडोल जिसम व खूबसूरत खदुखात सब फ़रेब है, लिहाजा इन्हें फ़रेब से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो असलियत, इससे भी इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। ये खूबसूरती पर जान देना आदमी की फितरत सानिया बन चुकी है। और पता नहीं क्या क्या था, इसने मुझे याद नहीं।
बहरहाल प्रोग्राम ये था कि मेरिलीन को कत्ल करके ऐसे हालात पैदा किए जाएं शुबह लिमी पर हो, इसलिए इस वारदात से पहले अमना ने रुक कर सांस ली और फिर बोला, इस वारदात से पहले मेरिलीन की तस्वीरों के मजमू में काली तस्वीर रख दी गई। शायद मेरिलीन को भी इल्म था लिमी अपने मदाहों को काली तस्वीर बेचता है। ज़ाहिर वह इस तस्वीर को अपने मजमू में देखकर उलझन में पड़ गई होगी, लेकिन इसने इस लिमी से इसके मतलब कुछ नहीं पूछा। अलबत्ता इसने वो जुमला इस तस्वीर के ऊपर लिमी के सामने ही लिखा था। चूँकि तस्वीर लिमी की नहीं थी, इसलिए लिमी ने इसके मतलब कुछ पूछा भी नहीं। यह मुमकिन है पूछा भी हो। इसने पूछा था, फ़ियाज़ बोला, लेकिन इसे कोई तशरीफ़ बख्श जवाब नहीं मिलता भी कैसे, जबकि मेलिन इसे लिमी की तस्वीर समझती थी, बल्कि इसे लिमी के तस्वीर पर गुस्सा आ गया था। ठीक है, अमरान ने कहा। वो इस तहरीर के मतलब भी लिमी को तशवीश ना हुई होगी, क्योंकि मेलिन का एक पसंदीदा जुमला था जिसे वो अक्सर ज़ुबान से दोहराती थी। वो इसने किसी फिल्म में सुना था। बहरहाल वो तस्वीर के मजमूए में इसलिए रखी गई थी, इसकी मौत के बाद पुलिस लिमी के खिलाफ शबहात में मुब्तला रहे। इधर इसका दम निकला और इधर सारी तस्वीर इसके संदूक से निकाल कर इस अंदाज में बिखेर दी गई, ख्वाह वहाँ इसकी नज़रें पड़े। फिर काली तस्वीर इस तरफ चुक ली गई। लामहला ये ख्याल पैदा हो सकता है इस काली तस्वीर का कत्ल ताल्लुक इस कत्ल के साथ यकीनी तौर पर होगा, वरना इस तरह इतनी दीदा दिलेरी से कैसे उड़ाई जाती। मुजरम चूंकि सर्कस से मुतल्लक था, इसलिए वो मुझे अच्छी तरह पहचानता था। ये भी जानता था मैंने यहाँ इस ढोंग इसलिए फैलाया है। मेरी और पैक्सी की गुफ्तगू भी सुनता रहा था, इसलिए मुझे यकीन हो गया था मैं रफ़त पर शुबा कर रहा हूँ। यही वजह थी इन लोगों ने रफ़त के गिर्द जाल बनाना शुरू कर दिया। मुझे इस पर इस वक्त खंजर फेंका जब रफ़त भी पंडाल में मौजूद था। पैक्सी ने ना सिर्फ इसे देख लिया, बल्कि इसे यकीन हो गया रफ़त खंजर के अलावा किसी ने नहीं फेंका। वो खंजर मैंने निशानात के लिए तुम तक पहुँचाया, लेकिन इस पर किसी किस्म के निशानात नहीं मिले। नोट पर रफ़त की उंगलियों के निशानात मौजूद थे। इसके बाद बाकायदा तौर पर मेरी निगरानी होने लगी। फिर एक रात इन्होंने मुझे दरिंदों के कटहरे के करीब घेर लिया। इनमें एक आदमी रफ़ल के डेल डोल वाला था। पैक्सी भी यही समझती थी वो रफ़त ही है। हकीकत तो ये अंधेरे में इसका हवेला नज़र पड़ते मैंने भी यही समझा था, लेकिन जब वो लोग लड़ते लड़ते ख्वामा भाग निकले तो मुझे सोचना पड़ा। अगर वो लोग चाहते थे इस वक्त मैं चटनी बना डालते, क्योंकि हमला मेरे लिए गैर मुतवक्को था। मैं बुरी तरह बौखला गया था। अगर वो चाहते तो मैं हकीकतन बुरी तरह पिट जाता, मगर वो लोग यकबक बहक गए। जरहाड़ी बजात खुद इस मुहिम में शरीक हुआ था, इसलिए शरीक हुआ था इस पर रफ़त का धोखा हो। रफ़त इस मामले में घसीटा जा रहा था। मैं इसे वही आदमी समझूं जिसने मेरे हाथ से काली तस्वीर छीनी थी। रफ़त लिमी का अकीदतमंद था, इसलिए मुझे यकीन हो सकता था, इसलिए लिमी की जान बचाने के वो काली तस्वीर पुलिस के हाथों में नहीं जाने दी थी। मैं यही सोचता, मगर मुजरम हमाकतों पर हमाकतें करते चले गए। इन्होंने मुझे घेरा और ख़ुद ख्वाह भाग निकले। इस वजह से मैंने जरहाड़ी की फ़िक्र शुरू कर दी। मैंने इसी रात पैक्सी की छुलदारी में बैठकर बआवाज़ बुलंद एक प्रोग्राम मरतब किया। आवाज़ इसलिए ऊंची रखी बाहर से सुनने वालों को हमारी गुफ्तगू लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाई दे। यही हुआ। फिर कल हम दोनों जरहाड़ी के सर्कस में जा पहुँचे। चूँकि जरहाड़ी सब कुछ सुन चुका था, इसलिए इसने फ़ौरी मुलाजमत दे दी। वो इतना बेसब्रा हो रहा था। पिछली रात के बाद इसने हमें फिर ख्वाह छेड़ा और इस वक्त भी इसका यही इरादा था। कुछ देर दूल दोबा करने के बाद भाग खड़ा हो और उसके साथ ही सोची समझी स्कीम के मुताबिक इससे पहले ही भाग गए, लेकिन मैंने जरहाड़ी को उलझा दिया और इत्मीनान से इसकी मरम्मत करता रहा। इस वक्त हम तीनों के अलावा इस इमारत में और कोई मौजूद नहीं था, इसलिए मुझे अभी और भी आसानी होगी। इसके साथ ही तो ये समझ गया कि स्कीम के मुताबिक जरहाड़ी पीछे रह गया था, लेकिन वो अपनी दास्त में मुझे खिला रहा था। ये सोच रहे थे कुछ देर बाद मेरे एक आध जोर के किस्म का हाथ रसीद करके निकल जाएगा, लेकिन जब मैंने इसके नाम से ललकारा तो खूंखार हो गया। इसके बाद जो कुछ हुआ इससे तुम भी वाकिफ़ हो। हमरान खामोश हो गया। फिर डैनी एक तवील सांस लेकर बोला, मास्टर हमरान, मैं आपको कभी ना बुला सकूंगा। आप वाकई अजीब हैं। ग्रेट है। मैं कहता हूँ अगर आप यही पेशा अख्तियार कर लें तो क्या हर्ज है। मैं गुड़ की जलेबियाँ भी नहायत नफीस बना सकता हूँ मिस्टर पिकाक, लेकिन आज तक हलवाई ने लिफ्ट नहीं दी। मैं नहीं समझा। गुड़ की जलेबियाँ खाई जाती हैं, समझाई नहीं जाती। अच्छा टाटा सुपर फ्याज। अमरान उठ गया, लेकिन अभी इसने मैदान भी पार नहीं किया था। इसे पैक्सी की आवाज़ सुनाई दी। वो रुक कर ठहरा। पैक्सी बेताशा दौड़ती हुई उसकी तरफ चली आ रही थी। इसके हाथ में एक नोटबुक थी। ये मेरी ऑटोग्राफ बुक है, इसने करीब आकर दर्दनाक लहजे में कहा। इस पर कुछ लिख कर अपने दस्तखत बना दीजिए जनाब। अमरान ने नोटबुक पर इसके हाथ लेकर लिखने लगा। आदमी संजीदा होकर भी क्या करे, जबकि वो जानता है कि एक दिन इसे अपनी तमाम तर संजीदगी के साथ दफन होना पड़ेगा। टिप। एक मोटा सा कतरा ऑटोग्राफ बुक पर गिरा। अमरान ने सर उठाकर पैक्सी की तरफ देखा। वो रो रही थी। क्यों? अमरान ने हैरत से पूछा।
मैं यही समझी कि तुम मेरी हम पेश आओ, बुराई आवाज में बोली। इसलिए मैंने सोचा था हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन वो फूट पड़ी और इसके हाथ से ऑटोग्राफ बुक छीन कर भागती चली गई। अमरान इसे देखता रहा। जब वो पंडाल में घुसकर नजरों से उजल हो गई तो इसने सीटी बजाने के से अंदाज में होंठ सिकोड़ कर शानों को जनबश दी और दूसरी तरफ मुड़ गया।